दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने YouTube चैनल लैब स्कूल में। जैसा कि आपको पता है सीटेट का एग्ज़ाम 31 जनवरी 2021 को होने वाला है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने सीटेट के लिए बहुत सारी क्लासेस डिस्कस करी हैं। अब दोस्तों लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हम दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम पर्यावरण अध्ययन के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं दोस्तों उनको डिस्कस करेंगे। और वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि एनसीईआरटी की क्लास 3 की, क्लास 4 की और क्लास 5 की जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं दोस्तों उन टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। इन क्लासों से दोस्तों जो महत्वपूर्ण टॉपिक बन सकते हैं उन टॉपिक्स को मैंने इन वीडियो में जो ये वीडियो है उसमें मेंशन कर दिया है। और आपको अगर एनसीईआरटी क्लास 3 की और क्लास 4 की और क्लास 5 की चैप्टर वाइज डिटेल में देखनी है तो वो भी मैंने पढ़ा दी है दोस्तों। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ से देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेट प्राइमरी लेवल के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं टॉपिक्स क्या क्या है। तो देखो, पहले तो मैं आपको बता दूं कैसे क्या है। दोस्तों देखिए, ये जो टॉपिक हैं वो मैंने आपको क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 की जो एनसीईआरटी जो बुक पढ़ाई है डिटेल में उसी से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर ये डिटेल में देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख लीजिए और यहाँ से भी देखिए। ठीक है दोस्तों, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि टॉपिक्स पॉइंट टू पॉइंट कैसे लिखे गए हैं। तो देखो, पहला पॉइंट मिलता है हमें क्लास 3 से ही, वो ये मिलता है कि हांगकांग में लोग सांप खाना बहुत पसंद करते हैं। वहाँ के होटलों में इसे लिंग हू फैन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से दोस्तों? लिंग हू फैन के नाम से। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि हांगकांग में सांप के खाने को किस नाम से जाना जाता है? तो लिंग हू फैन के नाम से जाना जाता है। देखिए, अब सीटेट में प्रश्न कैसे आता है वो देखिए। तो सीटेट दिसंबर 2019 का एक प्रश्न है दोस्तों, वो ये है कि पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारे सांप खाने का मन होता है तो हम पास के किसी होटल में जाके लिंग हू फैन खाते हैं। बताइए यह छात्र कहाँ का है? अब दोस्तों आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तब आप तुरंत ही बता देंगे, वरना तुक्का ही लगाएंगे। तो दोस्तों अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो हांगकांग पढ़ी है। ठीक है, तो हांगकांग पढ़ी है तो तुरंत ही आप बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट में। तो ये डिटेल में भी पढ़ाया है और यहाँ भी डिटेल में ही देख लीजिए। ठीक है, तो एक तो ये टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब देख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट। देखिए आगे है, कश्मीर में लोग सरसों के तेल में मछली बना के खाते हैं। पूछा जाएगा कि किस राज्य में जो सरसों के तेल में मछली खाना पसंद करते हैं? तो कश्मीर में दोस्तों। कहाँ पर? कश्मीर में लोग मछली खाना बहुत पसंद करते हैं सरसों के तेल में। अगला है, गोवा में लोग नारियल के तेल में समुद्र की मछली खाना पसंद करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से देखना है कि अगर आपसे गोवा पूछा जाता है, ठीक है, तब आप नारियल का तेल लगाएंगे। और अगर आपका दोस्तों कश्मीर पूछा जाता है तब आप सरसों के तेल में मछली खाना पसंद करते हैं, ये लगाएंगे टिक। ठीक है दोस्तों, तो आपको गोवा से रिलेटेड मैंने कर दिया है और यहाँ से भी कर दिया है। ठीक है, अगला पॉइंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन गया है कि टैपियोका केरल में जमीन के अंदर पाया जाता है। कहाँ पर? केरल में। केरल ये है दोस्तों, केरल। तो टैपियोका केरल में जमीन के अंदर पाया जाता है। इसे वहाँ के लोग उबाल कर नारियल की करी के साथ खाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न दे देगा कि टैपियोका किस राज्य में पाया जाता है जहाँ वहाँ के लोग उबाल कर नारियल की करी में खाते हैं? तो 4 ऑप्शन दे देगा, केरल, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो आपको केरल का टिक करना है। ठीक है दोस्तों, केरल से आपको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता दूं कि शांत घाटी अगर आपसे पूछ ले कि शांत घाटी कहाँ पर है, तब आप बताएंगे कि शांत घाटी जो है वो केरल में ही है। कहाँ पर है दोस्तों? केरल में ही है। ठीक है, अगला है, दाल में शक्कर डालकर नागपुर में खाते हैं। कहाँ पर खाते हैं? नागपुर में खाते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। अभी आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, उसके बाद वीडियो को दोबारा से पढ़िए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है कि जंगल अधिकार कानून अधिनियम, ये है जंगल अधिकार कानून अधिनियम, कानून 2007 अधिनियम। ये क्या कहता है दोस्तों? जंगल अधिकार कानून 2007 अधिनियम क्या कहता है? सुनिए, यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं
का वहाँ के जल और वहाँ की पैदा होने वाली हर चीज़ पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया नहीं जा सकता। प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा गया है दोस्तों कि कितनी सालों से रह रहे लोगों पर जंगल पर हक होता है। तो 25 साल से रह रहे लोगों का जंगल अधिकार कानून 2007 के अधिनियम के तहत दोस्तों पूरा पूरा हक होता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मिजोरम की खेती प्रचलित खेती या झूम खेती दोस्तों एक ही नाम से जानी जाती है। झूम खेती को ही मिजोरम की खेती कहते हैं, इसे ही प्रचलित की खेती कहते हैं और इसे ही झूम खेती कहते हैं। ठीक है, ये खेती है क्या वो देखो। अब इससे कई बार प्रश्न पूछा गया है। इस खेती को करने का तरीका बिल्कुल अलग है। एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं। इस जगह में जो बांस जंगल उगाते हैं उसे उखाड़ते नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे उखाड़ते नहीं है, बस गिरा कर जला देते हैं। ठीक है, बस गिरा कर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। जंगलों को जलते हुए आसपास के पेड़ न जल जाएं, यह भी ध्यान रखना पड़ता है। देखिए ये प्रश्न आपको पॉइंट टू पॉइंट पूछा जाएगा कि झूम खेती की विशेषताएं क्या हैं। तो ऐसे ही आपको ये सारी की सारी बातें याद होंगी, तभी आप विशेषताएं जान पाएंगे। ठीक है, अगले कह रहा है कि फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता है। देखिए सुन लीजिए, जोता नहीं जाता है बल्कि मिट्टी को हल्का हल्का हिलाकर बीज है यहाँ पर, बीज रख दिया जाता है। ठीक है, मिट्टी को हल्का हल्का हिलाकर बीज रख दिया जाता है। एक ही खेत में अलग अलग तरह की बीज, ये बीज है, एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। ठीक है, ये एक ही खेत की बात हो रही है। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं है, इन्हें गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाएं और इस मिट्टी को उपजाऊ कर सकें। ठीक है, इतनी बात आपको याद हो गई होगी दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं कि आगे और क्या बात है। ठीक है, तो आगे है, यदि किसी परिवार का किसी कारणवश काम बिछड़ जाए तो दूसरे लोग मदद करने के लिए आगे आते हैं, बस उस परिवार को उन्हें खाना खिलाना पड़ता है। देखिए अगर मिजोरम की खेती आपको मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ होती है। अगर उस क्षेत्र में किसी का काम बिछड़ जाता है, ठीक है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं कि बिना पैसे के इनका काम कराने आ जाते हैं दोस्तों। और इनका काम कराने के बाद बस इनको क्या करना पड़ता है कि खाना खिलाना पड़ता है, बस इनको खाना खिलाना पड़ता है। आगे देखेंगे दोस्तों, खाना खिलाना पड़ता है। मुख्य फसल चावल की होती है। पूछा जाएगा कि मिजोरम की खेती में सबसे मुख्य फसल जो है वो किसकी होती है, तो चावल की होती है। फसलें तैयार होने पर उन्हें घर ले जाना, पीठ तोड़ मेहनत करना। सड़कें तो नहीं है दोस्तों, ये पूर्वांचल में होती है, वहाँ पर आपको भी पता है कि पहाड़ी इलाका है तो सड़कें तो नहीं है, वहाँ बस ऊंचे नीचे पहाड़ ही पहाड़ है। पीठ पर लाद कर सारी फसल लानी पड़ती है, जिनमें कई हफ्ते लग जाते हैं। फिर फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। सब एक साथ में खाना पकाते हैं और खाते भी हैं और चिरायो नाच भी करते हैं। क्या है, नाच है। ठीक है, चिरायो नाच भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पूछा गया है आपसे, ये टेट में भी पूछा जाता है, सुपर टेट में भी पूछा जाता है और अन्य एग्जाम होते हैं जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें भी पूछा जाता है कि जो झूम की खेती होती है उसमें कौन सा नृत्य या कौन सा महोत्सव मनाते हैं, तो चिरायो का महोत्सव मनाते हैं। किसका, चिरायो का महोत्सव मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया झूम खेती से। अगला है, हमारे देश में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी कहती है, नाग, कुरैत, दुबोया, अफैया। ठीक है, ये 4 प्रकार के सांप है दोस्तों जो कि पाए जाते हैं एनसीईआरटी के अनुसार। सांप जब किसी को काटता है तो 2 खोखले दांतों से, ठीक है, कई ऑप्शन में मैंने देखा है, प्रीवियस ईयर आप लगा रहे होंगे तो 4 खोखले दांत दे देता है, लेकिन 4 खोखले दांत नहीं होते, 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए केवल एक ही उपाय है, जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उस व्यक्ति को तुरंत जहर को खत्म करने वाली दवा सीरम दे देनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर किसी को कोई सांप काट लेता है तो उसे क्या देना चाहिए, सीरम देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए, सीरम देनी चाहिए दोस्तों। ठीक
ठीक है, सीरम देनी चाहिए। यह सीरम दवा सांप के जहर से ही बनाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि जो सीरम है वो किस चीज़ की दवा है, तो सांप के काट लेने पर व्यक्ति को दी जाती है। और ये सीरम किससे बनाई जाती है, तो ये सीरम सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखना है। और यह सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिल जाती है। ठीक है, तो यह सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिल जाती है सीरम। और सीरम जो है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। और सांप के दो खोखले दांत होते हैं, उनसे शरीर के जो अंदर है वो जहर चला जाता है। और देश में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। चलो आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, चनों को अंकुरित करने के लिए भीगे चनों को गीले कपड़े में रखा जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, पौधों को बढ़ाने के लिए हवा पानी मिट्टी की ज़रूरत होती है। किसकी? हवा पानी मिट्टी की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो पॉइंट है दोस्तों ये। ठीक है, देखिए, घटपर्णी पौधा या शिकारी पौधा। ठीक है, यह भी कई बार पेपर में पूछा गया है, घटपर्णी पौधा और शिकारी पौधा। इससे देखते हैं क्या है ये। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहे, मेंढक, कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इन पौधों को निफेंथिस नाम से मशहूर है, या निफेंथिस भी कह सकते हैं। तो आप यहाँ पर निफेंथिस भी टिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सरकारी पौधा, घटपर्णी पौधा या निफेंथिस पौधा। ठीक है, अच्छा, ये कहाँ पाया जाता है, ये भी पूछा गया है। तो दोस्तों देखिए, जो सरकारी नहीं है, शिकारी पौधा। ठीक है, शिकारी पौधा, निफेंथिस पौधा या घटपर्णी पौधा कहाँ पर पाया जाता है? यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के जो है वो मेघालय राज्य में पाया जाता है। ठीक है, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। यह आकार में लंबे घड़े की जैसे घड़ी, यह घड़ा है, लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती, ये आकार में दोस्तों लंबे घड़े जैसा होता है। ऐसे देखिए, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा यूं करके। ठीक है, यह आकार में लंबे घड़े जैसा होता है, ऊपर पत्ती का ढक्कन होता है। इस घड़े से खास प्रकार की खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं और पौधे के अंदर पहुंचते ही कीड़ा अंदर फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा पूछा क्या जाता है, पूछा जाता है कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो देखो, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय क्षेत्र में। भारत का विशेष करके आपको याद रखना है। इसका नाम क्या है? शिकारी पौधा, घटपर्णी पौधा और निफेंथिस पौधा कहते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्लॉथ के बारे में भी कई बार पूछा गया है। तो सुनिए, स्लॉथ क्या है। तो यह भालू जैसा है। ठीक है, यह भालू जैसा दिखता है, परंतु भालू नहीं है। दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर सोता है। कितने घंटे? 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्ते खाकर जीता है, इसलिए इसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब यह उस पेड़ के पत्ते खत्म कर लेता है तभी पास के पेड़ पर जाता है। इसकी आयु लगभग 40 वर्ष होती है। यह अपने जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ बदलता है। ठीक है दोस्तों, ये स्लॉथ दोस्तों होता है, और ये लगभग लगभग अपने जीवन में 8 पेड़ बदलता है दोस्तों। और ये 17 घंटे दिन में सोता है। और एक और पॉइंट बता दूं, यह हफ्ते में एक बार पेड़ से नीचे आता है नहाने और शौच करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये भी बात आपको याद रखनी है। अगला है वाघ। ठीक है, वाघ के बारे में भी कई बार पूछा गया है। तो देखिए, वाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। ठीक है, वाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। वाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उससे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति पता पड़ जाती है। ठीक है, इससे उन्हें अंधेरे में भी रास्ता ढूंढने में मदद होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि बाघ की जो मूंछें होती हैं वो हवा से हिले पत्ते को और शिकार से हिले पत्ते को पहचान लेती हैं। अगला पॉइंट है, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर तक बड़ा हो सकता है। एक बार अपनी दूस एक बाघ अपनी
दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है, फिर उसके इलाके में जाना है या नहीं जाना है यह उस बाघ की मर्जी होती है। दोस्तों, एक बाघ जो होता है वो इलाके पर मूत्र कर देता है अपना, और अगर दूसरा कोई बाघ आता है तो वो झट से तुरंत पहचान लेता है, फिर उसके इलाके में घुसना है या नहीं घुसना है ये अगले जो बाघ आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, तो बाघ को आपको क्या इंपॉर्टेंट है कि ये 6 गुना बेहतर देखते हैं। क्या है? ये 6 गुना बेहतर देखते हैं हमसे। चलिए अगला पॉइंट है, कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती है, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास की चीज़ों को देखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पक्षी जो है वो गर्दन को क्यों हिलाते हैं सबसे ज़्यादा, तो जो रीज़न है, कारण है, वो ये है कि उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है और वे अपनी गर्दन को घुमा कर ही आसपास की चीज़ों को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आसपास की चीज़ों को घुमाकर ही देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, गिद्ध, चील, बाज जैसे पक्षी हमसे 4 गुना दूर से देख सकते हैं या देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है वही उन्हें 8 मीटर की दूरी से दिखाई देती है। अभी मैंने बाघ के बारे में बताया, बाघ जो है दोस्तों वो 8 गुना हमसे देख सकता है, और गिद्ध, चील, बाज की बात करी जाए तो ये 4 गुना देख सकते हैं हमसे ज़्यादा, 4 गुना अधिक देख सकते हैं। दिन में जगने वाले जानवर कुछ रंगों को देख पाते हैं, यानी कि सभी रंगों को देख लेते हैं, लेकिन रात में जगने वाले जानवर जो होते हैं वो 2 ही रंगों को देख सकते हैं, एक तो सफ़ेद और एक काले को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। हमें पक्षी के कान दिखाई नहीं देते हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते हैं, उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं, उन्हें पंखों से ढक लेते हैं। ठीक है, उन्हें पंखों से ढक लेते। अगला पॉइंट है, सांप के बाहरी कान नहीं होते, सांप जो है वो जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाते हैं। आपको पता है कि सांप के कान नहीं होते, सांप जो है वो वाइब्रेशन से ही चलता है, वाइब्रेशन को ही सुनता है। ठीक है दोस्तों, और मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली की तरंगों से देती हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप को आने से पहले अजीब तरह की हरकतें करते हैं। ठीक है, क्या हरकतें करते हैं मैं आपको बता दूं, मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा था तब भी मैंने बताई थी दोस्तों कुछ बातें, और यहाँ पर भी देख लीजिए, ये कई बार पूछा गया है। देखिए 2004 दिसंबर में आई सुनामी में कुछ समय पहले जानवरों ने अजीब व्यवहार किया और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जनजाति समझ गई और उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। वह अब सुनामी से बच गए। देखिए दोस्तों, आपको भी पता है कि अंडमान निकोबार ये है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि ये बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ पर आज दिन तक सुनामी आती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर कुछ जानवर थे, उन जानवरों ने ऐसी विशेष प्रकार की आवाज़ दी दोस्तों, जो कि यहाँ पर लोग रह रहे थे, जो जनजाति रह रही थी, उन्होंने क्या किया कि एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो गए दोस्तों, और यहाँ पर सुनामी से सब तहस नहस हो गया, तो ये बच गए। तो यही बात कही गई है कि 2004 में जानवरों ने ये सुनामी से लोगों को बचा लिया। ठीक है दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट 2 जल्दी ही आएगा दोस्तों, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए आपको छोटी सी वीडियो में दे दिया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।